देखिए, BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 साहित्य शास्त्र भाग 1 के अंतर्गत जो टॉपिक नहीं है पढ़ने के लिए, परंतु जो अत्यंत आवश्यक है समझने के लिए, इसके बिना हम साहित्य को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए साहित्य के भेदक लक्षण हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, साहित्य एक कला है। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने कलाओं का वर्गीकरण उपयोजित कला और ललित कला इसमें किया था। इस पर हमने साहित्य के तत्वों में चर्चा की है या साहित्य के तात्पर्य में चर्चा की है, उसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखने का प्रयास करेंगे। उपयोजित कलाएं एवं ललित कलाओं में भेद है। उपयोजित कलाएं हमारे भौतिक आवश्यकताओं की संपूर्ति तथा सभ्यता के क्रमिक विकास से संबंधित है। उपयोजित कलाएं कौन कौन सी कलाएं ध्यान रखिए। उदाहरण के रूप में नाई की कला है, बढ़ई की कला है, माली की कला है, या जितने भी अन्य कलाएं हैं जिनका पेट से सीधा संबंध है, मतलब जो जिस कला की कलाकृति को सामने रख करके बेच करके पैसा कमाया जा सकता है, ऐसे, और इससे हमारी सभ्यता में क्या विकास हुआ ये भी हमें पता चल सकता है। जबकि ललित कलाएं जो हैं उनमें सौंदर्य बोध, सांस्कृतिक विकास और आध्यात्मिक चेतना ज्यादा होती है। यानी उपयोजित कलाओं का संबंध पेट से है, लेकिन ललित कलाओं का संबंध हमारे आध्यात्म से है, हमारे सांस्कृतिक विकास से है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे एस्थेटिक एक्सपीरियंस से, सौंदर्य बोध से है। उपयोगिता एवं सौंदर्य में वास्तविक बड़ा भेद न होते हुए भी ललित कलाओं को उपयोजित कलाओं से श्रेष्ठ मानना ही पड़ता है। ध्यान रखें, अगर कोई नाई अच्छे बाल काट रहा है, अलग अलग स्टाइल से काट रहा है, उसका पेट से संबंध है, वो किसी प्रकार काट दे उसके कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन उसको अगर उसने सौंदर्यात्मक दृष्टि से देखा तो उसका ज्यादा महत्व बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि उपयोजित कलाओं में और ललित कलाओं में उतना फर्क नहीं है, परंतु सौंदर्य बोध ज्यादा इन कलाओं में नहीं होता, उपयोजित कला में, क्योंकि जैसे तैसे काम करके पेट भरना ये उन कलाओं का उद्देश्य होता है। लेकिन ललित कलाओं का मूल उद्देश्य यह है कि इसमें सौंदर्य बोध होना चाहिए, इसमें सांस्कृतिक विकास की बात हो, और जिसमें आध्यात्मिक चेतना भी हो। साहित्य का समावेश इन्हीं ललित कलाओं में किया जाता है। इन कलाओं में श्रेष्ठता क्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे वास्तुकला, देखिए 5 ललित कलाएं हैं: वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला, संगीत कला और साहित्य कला। तो इनमें से देखिए, इसके पहले भी हमने कहा था कि इन ललित कलाओं के उपादानों की सूक्ष्मता और स्थूलता के आधार पर जितनी ये उपादान कारण, जिस कला के उपादान कारण जितने अधिक सूक्ष्म होंगे उतनी ही वो कला श्रेष्ठ होगी, इस प्रकार से कहा जाता है। और जिस कला के उपादान कारण अधिक स्थूल होंगे उतनी ज्यादा वो ललित कला निचली मानी जाएगी, निचले स्तर की मानी जाएगी। उस आधार पर देखिए, वास्तुकला में जो प्रयुक्त होने वाले ईंट, पत्थर, गारा, चूना वगैरह होते हैं, ये ज्यादा स्थूल उपादान है, और इससे सूक्ष्म उपादान कारण शिल्पकला या मूर्तिकला में है, चाहे जिसमें मिट्टी या फिर छन्नी, हथौड़ा, पत्थर का उपयोग किया जाता है। अब शिल्पकला से ज्यादा सूक्ष्म कला है चित्रकला, जिसमें केवल कागज और रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर भित्ति का और रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ये उसमें सूक्ष्म हुए, इसलिए चित्रकला शिल्पकला से श्रेष्ठ है। और उसके उपरांत संगीत कला में चित्रकला से भी अत्यंत सूक्ष्मतम उपादानों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्वर है, लय है, ताल है। तो संगीत कला चित्रकला से श्रेष्ठ है। और संगीत कला से भी श्रेष्ठ साहित्य कला इसलिए है क्योंकि साहित्य में केवल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए साहित्य कला इन सब में सर्वश्रेष्ठ कला है। साहित्य की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए साहित्य के कुछ भेदक लक्षण भी निर्धारित किए जाते हैं। क्यों? अन्य कलाओं से साहित्य कला इनसे भिन्न क्यों है? मतलब अन्य ललित कलाओं में श्रेष्ठ वो किस लिए है, या अन्य जितनी भी उपयोजित कलाएं हैं उनसे भी श्रेष्ठ क्यों है ये कला?
इस पर भी ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। एक मिनट। तो देखिए, अन्य कलाओं से, चाहे वो ललित कलाएं हो चाहे उपयोजित कलाएं हैं, उनसे अलग साहित्य किस प्रकार है, इसके भेदक लक्षण, जिसको हम अंग्रेजी में डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स कहते हैं, उनको अगर देखें तो ये तीन होते हैं। एक है स्थायित्व, दूसरा व्यक्तित्व का प्रतिफलन और तीसरी रागात्मकता। अब क्रमशः हम इन पर विचार करेंगे। पहला है स्थायित्व। साहित्य एवं असाहित्यिक कृतियों में प्रथम एवं प्रधान अंतर स्थायित्व है। मतलब जो असाहित्यिक कृतियां हैं उनमें और साहित्य में एक फर्क है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण फर्क है, वह है स्थायित्व। आचार्य दंडी जी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में यह स्पष्ट किया है कि सदलंकृत साहित्य शताब्दियों, युगों तथा कल्पांतरों तक चिरस्थायी रहता है। मतलब देखिए, रामायण की रचना होकर के 2 लाख वर्ष हुए, लेकिन आज भी रामायण का महत्व है। एक उदाहरण हम देंगे, राम कथा का ही उदाहरण देंगे आगे, लेकिन ध्यान दें कि आचार्य दंडी ये कह रहे हैं कि जो अच्छा साहित्य होता है वो सैकड़ों वर्ष नहीं, सहस्त्रों वर्ष नहीं, अपितु अनेक युगों युगों तक और कल्पांतरों तक चलता रहता है, चिरस्थायी बना रहता है। और यह साहित्य का यह जो तत्व है स्थायित्व, साहित्य को विज्ञान से अलग करता है, चिकित्सा शास्त्र से अलग करता है, दर्शन, इतिहास, भूगोल, राज्य शास्त्र, समाज शास्त्र इत्यादि विद्या शाखाओं से पृथक करता है। आज लगभग 250 से भी ज्यादा विविध विद्या शाखाएं समुपलब्ध हैं। उनमें पर्याप्त संशोधन हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, और वह ये इन सभी ज्ञान शाखाओं का जो ज्ञान है वो दिन दूनी और रात चौगुनी मात्रा में बढ़ता ही जा रहा है। इसको कोई भी टाल नहीं सकेगा। लेकिन ध्यान दें कि इन जो संशोधन करने के उपरांत, अनुसंधान करने के बाद जो नया ज्ञान निर्माण होता है और नए ज्ञान पर आधारित नई पुस्तक आ जाती है, तो पुरानी पुस्तक निकल जाती है, पुरानी पुस्तक का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं होता। साहित्य में पुरानी पुस्तक का भी उतना ही महत्व होता है जितना नई पुस्तक का होता है। देखिए, यही कारण है कि आज यदि किसी विषय पर एक पुस्तक बाजार में आ जाए तो चंद दिनों में उस पुस्तक की उपादेयता घट जाती है। केवल घट नहीं जाती, समाप्त भी हो जाती है, क्योंकि अनुसंधान द्वारा प्राप्त, संशोधन के द्वारा प्राप्त, शोधकर्ताओं के प्रयासों के द्वारा प्राप्त नवीन ज्ञान राशि नवीनतम संस्करणों में आ जाती है और पुराने संस्करण अनुपयुक्त हो जाते हैं। पुराने संस्करण, संस्करण का मतलब होता है पुस्तक की प्रति, वो समाप्त हो जाती है। खास करके विज्ञान और संगणक, जिसको हम संपादित्र भी कहते हैं, विज्ञान और संगणक विज्ञान में यह गति अतिशय वेगवती है। उदाहरण के रूप में, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आप विंडोज एक्सपी में काम करते थे, बाद में विंडोज 7 में काम करने लगे, बाद में विंडोज 10 में काम करने लगे। अब विंडो एक्सपी का कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी उसमें काम तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें इन नए वर्जनों के, इन नए संस्करणों की विशेषताएं नहीं रहेंगी। उसी प्रकार मोबाइल के बारे में भी, मोबाइल एक जमाने में केवल फोन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बाद में देखिए उसका कितने कामों में उपयोग होने लग गया। वो पहली जनरेशन का आ गया, 2G का आ गया, 3G का आ गया, 4G का आ गया, कुछ दिनों में 5G का मोबाइल आ जाएगा। यानी अब इसमें पहला जो वर्जन था मोबाइल का, उसकी अब उपयुक्तता अनुपयुक्त हो जाएगी। अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, करेगा तो बहुत कम लोग करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान का अर्थ ही क्या है, ध्यान रखिए, साइंस इज द फ्लो ऑफ नॉलेज विच इज एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, जो हमेशा बदलता रहता है। और जो बदलने वाली चीजें हैं उनको स्थायित्व की दृष्टि से महत्व नहीं दिया जाएगा। इस दृष्टि से आप इस बात को जान लें कि साहित्य में इस प्रकार का बदलाव नहीं होता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक साहित्यिक कृति का अपना महत्व चिरस्थायी रहता है। इसका मूल कारण यह है कि प्रत्येक साहित्यकार
अपना व्यक्तित्व एवं उसने अपनाई हुई शैली को उस साहित्य पर छाप देता है। अब यहाँ उदाहरण के रूप में हम एक राम कथा की बात करें। आप जानते हैं राम कथा में संस्कृत में भुषुंडी रामायण, वाल्मीकि रामायण, उसके उपरांत नारद रामायण, शिव रामायण, रघुवंश आदि राम कथाएं संस्कृत में प्रचलित हैं। परंतु प्रत्येक कृति का महत्व अबाधित है। मतलब देखिए कि वाल्मीकि रामायण के प्रसिद्ध होने पर भुषुंडी रामायण का महत्व कम नहीं हुआ, और रघुवंश कालिदास द्वारा रचित रघुवंश के आने से या रघुवंश के प्रसिद्ध होने से वाल्मीकि रामायण का महत्व कम नहीं हुआ। अब यही बात आपको हिंदी में भी मिलेगी। हिंदी में भी देखिए राम कथा, पहली बार हिंदी में राम कथा लिखने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है, जिन्होंने तुलसी रामायण, जिसका दूसरा नाम रामचरितमानस है, वो लिखी। उसके उपरांत केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी, बाद में मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखी, और बाद में जाकर के किसी ने साकेत का संत लिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि रामचरितमानस के आने से वाल्मीकि रामायण का महत्व कम हो गया, रामचंद्रिका के आने से रामचरितमानस का महत्व कम हो गया, साकेत के आने से रामचंद्रिका का महत्व कम हो गया। ऐसा नहीं, अपितु शाश्वत है। और इन सभी राम कथाओं में उनका अपना अपना अस्तित्व सुरक्षित है। मतलब कभी भी ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत का स्थान त्रेता जैसा नया काव्य नहीं ले सकता। पुराने काव्यों में देखिए कि साकेत कभी भी रामचंद्रिका का स्थान नहीं ले सकता, रामचंद्रिका कभी भी रामचरितमानस का स्थान नहीं ले सकती, रामचरितमानस कभी रघुवंश का स्थान नहीं ले सकता, रघुवंश कभी वाल्मीकि रामायण का स्थान नहीं ले सकता, वाल्मीकि रामायण कभी भी भूषुंडी रामायण या नारद रामायण का या शिव रामायण का स्थान नहीं ले सकता। इनका अपना अपना अलग महत्वपूर्ण अस्तित्व है। लेकिन यही बात अगर हम किसी अन्य विषय की ओर ले जाएं, उदाहरण के रूप में अगर भाषा विज्ञान पर कोई बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आई है, तो उस पुस्तक के आधार पर हम पुराने ज्ञान को खारिज कर देते हैं, या फिर मनोविश्लेषणवाद पर, या भूगोल पर, इतिहास पर, या अन्य विषयों पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सभी विषयों पर के आधार पर अगर हम देखें उसमें नवीनतम ज्ञान जिसमें है उसी को हम मानेंगे। उदाहरण के तौर पर डार्विन के काल में डार्विन बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन अब डार्विन का महत्व कम रह गया है, क्योंकि उनके ही पोते ने डार्विन के सिद्धांतों को उलट दिया है। म्यूटेशन की जब थ्योरी आ गई, तब जो पहले की विकासवाद की थ्योरी थी वो खारिज हो गई। तो नई थ्योरियां बनती जाती हैं, नए सिद्धांत बनते जाते हैं। जिस प्रकार ध्यान रखिए कि रस सिद्धांत हो साहित्य के बारे में भी, अब आगे चल करके रस सिद्धांत का कम ज्यादा महत्व हो गया, अलंकार सिद्धांत का कम ज्यादा महत्व हो गया। तो इस प्रकार से जो सैद्धांतिक बातें होती हैं उनका महत्व कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन साहित्य का महत्व कभी भी कम अधिक नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है। अब देखिए ठीक इसके विपरीत इतिहास में देखिए कोई नई चीज आई, खास करके मैं स्पर्धा परीक्षाओं के बारे में कहना चाहूंगा कि स्पर्धा परीक्षा में अगर कोई आज नई पुस्तक आ गई तो उस आधार पर आप नया ज्ञान ले सकते हैं, दे सकते हैं, किंतु पुरानी पुस्तक पढ़ करके आपको नवीनतम बदलाव जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं के आपकी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप 10 वर्ष पहले की पुरानी पुस्तक खरीदेंगे नहीं, अपितु रिसेंट नई पुस्तक खरीदेंगे। इतिहास के बारे में भी वही है, भूगोल के बारे में भी वही है, गणित के बारे में भी वही है, विज्ञान के बारे में भी वही, विधि अथवा कानून, या फिर अंत में जाकर के दर्शन के बारे में भी, फिलॉसफी के बारे में भी यही है। ये जो सारे के सारे साहित्येतर विषय हैं, उनकी कृतियों या उनके रचनाओं में ऐसा नहीं हो पाता। नई कृति आने पर उनकी पुरानी कृति की उपादेयता अपने आप खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी का तात्पर्य यह हुआ कि साहित्येतर विषयों की रचनाओं में व्यक्ति सापेक्ष भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश नहीं होती। मतलब किसी एक इतिहासकार ने इतिहास लिखा, उसकी भावनाएं उससे नहीं जुड़ सकती, लेकिन साहित्य मूलतः भावनाओं की कृति होने के कारण वहां भाव महत्वपूर्ण होते हैं, और वो भाव ही व्यक्तित्व का प्रतिफलन करके शैली का निर्धारण करते हैं। इसलिए इसी चीज पर, इसी आधार पर साहित्य अन्य ज्ञान की शाखाओं से अलग हो जाता है।
इसके विरुद्ध एक व्यक्ति की रची हुई साहित्यिक कृति उसी विषय पर लिखी हुई अन्य रचनाकार की साहित्यिक कृति के बावजूद, उसके अस्तित्व के बावजूद अपना स्थान अक्षुण्ण बनाए रखती है। यानी कि दोनों रचनाओं का अपना अपना स्थान पृथक साहित्य इतिहास में अक्षुण्ण बना रहता है। जैसे हमने अभी राम कथा को लेकर के चर्चाएं की थी, उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण बात और है। ये तो हुई पद्यात्मक राम कथाओं के बारे में। गद्यात्मक राम कथाओं के बारे में अगर देखा जाए तो प्रेमचंद जी, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट कहते हैं, कथा सम्राट कहते हैं, उन्होंने उर्दू में पहली बार गद्यात्मक राम कथा लिखे, जिसका नाम उन्होंने दिया है राम कहानी। तो ये भी, उसका भी अपना महत्व है। ये हुआ पहला तत्व, यानी पहला भेदक लक्षण स्थायित्व। दूसरा भेदक लक्षण है व्यक्तित्व का प्रतिफलन। ध्यान दीजिए, व्यक्तित्व के प्रतिफलन के कारण ही कोई कलाकृति स्थायी बन जाती है। मतलब स्थायित्व के लिए आवश्यक है व्यक्तित्व का प्रतिफलन। व्यक्तित्व का प्रतिफलन यह साहित्य का दूसरा भेदक लक्षण है। व्यक्तित्व का प्रतिफलन समझने के लिए सर्वप्रथम हमें व्यक्तित्व क्या है समझना पड़ेगा। आजकल देखिए बहुत सारे व्यक्तिमत्व विकास या व्यक्तित्व विकास के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ठीक ढंग से व्यक्तित्व को नहीं समझा है। और व्यक्तित्व को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लोग व्यक्तित्व को केवल स्थूल बहिर्गत रूपगत विशेषता के रूप में मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूर्ण सत्य नहीं, आधा सत्य है। मतलब केवल शरीर धृष्टपुष्ट है, केवल शरीर धृष्टपुष्ट है, अच्छे कपड़े आपने पहने हैं, ये आपका व्यक्तित्व नहीं है, अपितु ये अर्ध सत्य है। ठीक है, ये बाह्याकृति उसकी जरूर है, लेकिन इसके अंतर्गत भी एक सत्य होता है। वो है कि आंशिक सत्य है कि ये बाह्याकृति मनुष्य की व्यक्तित्व का एक भाग है। हाँ, ये सत्य है कि स्थूल शारीरिक विशेषताएं व्यक्तित्व का एक अंग होती हैं, परंतु वही सब कुछ नहीं है। मनुष्य के व्यक्तित्व में बाह्य स्थूल रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण अंतरंग सूक्ष्म मानसिक विशेषताएं होती हैं। जैसा हमने इसके पहले मनोविश्लेषण शास्त्र पढ़ाते हुए बातें की थी। मानव का मानसिक पक्ष चेतन और अचेतन इन दो विभागों में बांटा जा सकता है। मन का लगभग 3/4 भाग, 3.4 या 3/4 जो भाग है वह अचेतन मन का है। एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषक कार्ल गुस्ताव जुंग ने इस अचेतन मन को पुनः दो विभागों में व्यक्त किया है। एक प्रजातीय अचेतन मन और दूसरा वैयक्तिक अचेतन मन। प्रजातीय अचेतन मन और वैयक्तिक अचेतन मन। इसमें पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रजातीय अचेतन मन क्या होता है। प्रजातीय अचेतन मन को आनुवंशिक मन भी कहा जाता है कि ये लाखों पीढ़ियों, हमारे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, ऐसी लाखों पीढ़ियों का जैव स्वभाव परंपरा से विद्यमान होता है, जिसको हम गुणसूत्र कह सकते हैं, ऋणसूत्र कहते हैं, उनके अधीन रंगसूत्र भी कह सकते हैं। इसे भारतीय शब्दावली में प्राक्तन संस्कार कहते हैं। ये शरीर प्राप्त होने से पहले के संस्कार जो अन्य शरीरों से होते 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 हमारे शरीर में आए हुए हैं। प्रजातीय अचेतन के संस्कार वर्तमान जीवन के संस्कारों से अर्थात अनद्यतन संस्कारों से अधिक प्रबल होते हैं। इसलिए संस्कृत में कहा गया है संस्कारात् प्रबला जाति, यानी जन्म से प्राप्त होने वाली बातें आपको आज के इस शरीर प्राप्त होने के पहले के संस्कारों से ज्यादा बलवान होते हैं। प्रजातीय अचेतन की अद्भुत पूर्व स्मृति के कारण ही व्यक्ति काव्य या साहित्य की निर्मिति में प्रवृत्त होता है। मतलब जिसे हम काव्य रचना की प्रतिभा कहते हैं, वो जन्मजात हमारे पास होती है। मतलब हमारे प्राक्तन संस्कार से, हमारे प्रजातीय अचेतन मन से आती है। अचेतन मन का दूसरा विभाग उन्होंने किया है व्यक्तिगत अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन यह वर्तमान जीवन के अतीत के संस्कारों से बना होता है। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद, जन्म के बाद जो हमारे संस्कार हुए, हमें हमारे अध्यापकों ने क्या पढ़ाया, हमने ऐसे कैसे अनुभव आए, उसको लेकर के कहते हैं अनद्यतन संस्कार। प्राक्तन संस्कार और अनद्यतन संस्कार के समन्वित रूप का समावेश कवि की प्रतिभा में होता है, जिसको हम कवि की प्रतिभा कहते हैं ना। काव्य हेतु का पहला हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तो अलग चीजें हैं,
लेकिन ये जो प्रतिभा है मनुष्य की, कवि की जो प्रतिभा है, वह वह प्राक्तन संस्कार और अनद्यतन संस्कारों के समन्वित रूप का समावेश उस कवि की प्रतिभा में होता है। भारतीय लोगों का मत यह है कि प्राक्तन और अनद्यतन संस्कार, इन दोनों से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, केवल शरीर नहीं, केवल कपड़े नहीं, केवल वेशभूषा केशभूषा नहीं, अपितु हमारे प्राक्तन संस्कार, जिनको अनुवांशिक संस्कार भी कहा जाए, और अनद्यतन संस्कार मतलब अब के संस्कार, इनको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि इसी से हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। व्यापक दृष्टि से व्यक्ति का जीवन विषयक दृष्टिकोण, उसकी विचारधारा, उसका ज्ञान कोश, उसने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है, उसकी अनुभूतियाँ, उसके अनुभव, उसका चरित्र, उसकी वैयक्तिक स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति इत्यादि के आधार पर उसका जो समन्वित रूप होता है, उससे व्यक्तित्व बनता है। ध्यान दें क्या क्या है महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर। किसी व्यक्ति का जीवन के बारे में क्या दृष्टिकोण है, दूसरी बात उसकी विचारधारा क्या है, उसकी विचारधारा पर किस व्यक्ति का प्रभाव है, फिर उसका ज्ञान कोश, उसने क्या क्या पढ़ा है, जिसको हम व्युत्पत्ति कहते हैं, वो उसकी अनुभूतियाँ, उसके अपने अपने अनुभव, उसके चरित्र का गठन कैसे हुआ है, उसकी व्यक्तिगत स्थिति क्या है, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, और उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, इसके आधार पर ही समन्वित रूप से उस आधार पर ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। और ध्यान दीजिए, आज जितने भी नए नए लेखक आ रहे हैं, जिसको हम आदिवासी लेखक कहें या दलित लेखक कहें, वे भी अपनी सामाजिक पारिवारिक परिस्थिति के मारे होते हैं, और वही अनुभूतियाँ वो अपने अनुभवों के रूप में, अपने स्वानुभवों के रूप में अपनी अभिव्यक्त करते रहते हैं, तब वो विशिष्ट साहित्य बनता है। प्रत्येक व्यक्ति की ये जो भावनाएं हैं, ज्ञान है, स्थितियां हैं, अलग अलग होती हैं। अब जैसा मैं सोचूं वैसा ही कोई अन्य सोचेगा, ऐसा नहीं है। और इस बारे में मैंने संत ज्ञानेश्वर का उदाहरण अनेक बार दिया है आपको। जे जे स्व संवेद्य आत्मरूप, अपना संवेदना, अपनी संवेदना कहाँ तक जाती है, आत्मरूप अपनी स्वयं की संवेदना, तो उसी आधार पर हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तित्व विषयक विशेषताएं हमेशा से एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि जुड़वा भाई भी हमें सामने से वो तो आइडेंटिकल लगे, समान लगे, लेकिन उन दोनों के विचारों में अंतर होता है, उन दोनों की अनुभूतियों में अंतर होता है, उन दोनों के अभिव्यक्तियों में अंतर होता है, और प्रत्येक व्यक्ति इससे अलग अलग होता है। जैसे हमारे हाथ की जो लकीरें हैं ना, जिसको यानी अंगूठे के छाप भी कह सकते हैं, वो जैसे प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूतियां भी अलग अलग होती हैं। इसी अंतर को हम कहते हैं व्यक्तित्व का प्रतिफलन। इसी व्यक्तित्व के प्रतिफलन से साहित्यिक रचनाएं कालातीत, कालजयी और युगांतकारी सिद्ध होती हैं। क्या है देखिए, इसी व्यक्तित्व के प्रतिफलन से साहित्यिक रचनाएं जितनी भी होती हैं, वो कालातीत, कालजयी और युगांतरी सिद्ध होती हैं, युगांतकारी सिद्ध होती हैं। अब मैं दो उदाहरण दूंगा, एक प्रेमचंद जी का उदाहरण और एक प्रसाद का उदाहरण। प्रेमचंद और प्रसाद दोनों एक ही काल के, एक ही समय के समकालीन लेखक हैं, परंतु दोनों की अनुभूतियों में अलगाव है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ध्यान रखिए, एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाते, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए कि प्रसाद जी जब, जयशंकर प्रसाद जी जब स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु इत्यादि, स्कंदगुप्त इत्यादि के ऐतिहासिक नाटक लिखते, तो प्रेमचंद कहते हैं कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। तब प्रेमचंद से प्रेरणा पा करके उन्होंने एक उपन्यास लिखा प्रसाद जी ने, जिस उपन्यास का नाम है कंकाल। ये अत्यंत समकालीन समस्या को लेकर के है, उसमें इतिहास की कोई बात नहीं। अब ध्यान रखिए, प्रेमचंद जी ने प्रसाद जी को तो समझाया कि इतिहास के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, परंतु उन्होंने स्वयं बाद में जाकर के ऐतिहासिक कहानियां लिखी, राजा हरदौल, रानी सारंद्रा जैसे कहानियां लिखी, जो बहुत ही उनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानियां हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही काल के दो व्यक्ति एक दूसरे से भी प्रभावित हो जाते हैं, एक दूसरे का विरोध भी कर सकते हैं, और एक दूसरे का समन्वय भी उनमें हो जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात, प्रेमचंद जी की लगभग 300 कहानियां हैं और प्रसाद जी की लगभग 80 कहानियां हैं, लेकिन
कहानी को पढ़ते समय अगर उसके लेखक का नाम छिपाया दिया जाए तो आप 5 या 10 मिनट में, बहुत हो गए 3 मिनट में, कुछ तो 3 3 मिनट के अंदर ही आप एक दो पंक्तियां पढ़ते समझ जाते हैं कि ये प्रसाद जी की कहानी है, ये प्रेमचंद जी की कहानी है, क्योंकि प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का प्रतिफलन उसमें आपको दिख रहा है, प्रसाद जी के व्यक्तित्व का प्रतिफलन आपको उसमें दिख रहा है। और इस कारण ध्यान रखिए, प्रत्येक कलाकृति युगांतकारी सिद्ध होती है, कालातीत हो जाती है और कालजयी हो जाती है। अब उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है। तो वैदिक काल के से लेकर के आज तक जितनी भी युगांतरी रचनाएं हुई हैं, उनके रचनाकारों के व्यक्तित्व की छाप उस पर हमें दिखाई देती है। जैसे कि वैदिक मंत्रों पर वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषियों की छाप दिखाई देती है, उपनिषदों की कथाओं पर उपनिषदकारों की छाप दिखाई देती है, रामायण पर आदि कवि वाल्मीकि के जीवन की छाप दिखाई देती है, शैली की छाप दिखाई देती है। महाभारत या अन्य अन्य जितने भी 18 पुराण हैं उन पर व्यास के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। कवि, अलग अलग कवि, भास जिनका हमने बहुत बार उल्लेख किया है, भास के जो नाटक हैं, प्रतिमा नाटकम है, उरुभंगम है, मध्यम व्यायोग है, वो पढ़ते समय हमें लगता है कि ये भास नहीं रचा हुआ है। कालिदास के नाटक है, कालिदास के काव्य हैं, कालिदास के नाटकों में मालविकाग्निमित्र नाटक है, या विक्रमोर्वशीयम नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो ये कालिदास उस वजह से भी उनके व्यक्तित्व की प्रतिफलन की वजह से, उनके व्यक्तित्व की छाप से आज उनके ग्रंथों को याद किया जाता है। भवभूति हो, होमर हो, शेक्सपियर हो, गिब्सन हो, मिलर हो, संत कबीर हो, मलिक मोहम्मद जायसी हो, भक्त सूरदास हो, गोस्वामी तुलसीदास हो, भक्त मीराबाई हो, रसखान हो, रहीम हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, मैथिली शरण गुप्त हो, जयशंकर प्रसाद हो, स्मित्रानंदन पंत हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, महादेवी वर्मा हो, प्रेमचंद हो, अज्ञे हो, सभी का व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में हमें दिखाई पड़ता है, उसकी छाप दिखाई पड़ती है। यानी इन सभी लेखकों के जिनके हमने नाम अभी तक लिए, इन सभी कवियों के जो नाम लिए, उन कवियों की रचनाओं पर उनके तद रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रस्फुटन हमें दिखाई देता है। यही व्यक्तित्व का प्रस्फुटन एवं प्रतिफलन उनके रचनाओं को स्थायित्व प्रदान करने में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होता है। प्रत्येक रचनाकार की भाषा शैली पृथक रहती है। साहित्यिक व्यक्तित्व का आधार तो भाषा शैली ही होती है, जो व्यक्तित्व प्रतिफलन में प्रमुख भूमिका निभाती है। ये हुए दो तत्व, दो भेदक लक्षण, पहला स्थायित्व और दूसरा व्यक्तित्व का प्रतिफलन। अब हम केवल 5 मिनट में, 5-6 मिनट में हम रागात्मकता नाम का तीसरा भेदक लक्षण भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करके हमारे पाठ्यक्रम को पूर्ण हुआ है ऐसा घोषित करेंगे। रागात्मकता यह साहित्य का तीसरा और अंतिम भेदक लक्षण है। ज्ञान की अन्य शाखाओं से साहित्य को पृथक करने वाला यह प्रमुख लक्षण है। विज्ञान में जो ज्ञानात्मक विवरण मिलता है उसमें बहुत शुष्कता होती है, उसमें निर्जीव तथ्यों का वर्णन मात्र होता है। विज्ञान में सत्य की खोज अवश्य की जाती है, परंतु उसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता का लक्ष्य होता है। विज्ञान हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इतिहास, भूगोल, दर्शन आदि ज्ञान शाखाएं भी मस्तिष्क को ही प्रभावित करती हैं। इसके विपरीत साहित्य में निर्जीव, शुष्क और शुष्क तथ्यों का वर्णन नहीं होता, अपितु भावनाओं और अनुभूतियों का आविष्कार होता है। साहित्य में चित्रित भावनाएं हमारे हृदय को प्रभावित करती हैं। भावोत्पादक क्षमता होने के कारण, प्रभावोत्पादक क्षमता होने के कारण ही साहित्य के नाम से जाना जाता है, साहित्य के अभिधान को प्राप्त कर लेता है। यह रागात्मकता सरस शब्दों में, अलंकृत शैली में, मधुर भाषा में, भाव प्रवणता के साथ साहित्य में अनिर्बंध अभिव्यक्त होती रहती है। रागात्मकता में सौंदर्य उपासना की महती अनिवार्यता होती है। सौंदर्य प्रेम ही जीवन के प्रति वैराग्य के स्थान पर राग अर्थात आकर्षण उत्पन्न कराता है, जबकि दर्शन इसके बिल्कुल विपरीत जीवन से वैराग्य उत्पन्न कराता है। मानव जीवन का केंद्रीय उद्देश्य भले ही मोक्ष हो,
मोक्ष मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है, परंतु उसमें भी श्रेय और प्रेय का समन्वय चाहिए। लौकिक अभ्युदय से ही पारलौकिक निश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या ही की गई है, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, तो ये हमारा धर्म है। इसलिए भाव बिना साहित्य मानव अभ्युदय में निस्सार जगत में भी मिठास की अनुभूति कराता है। साहित्य की इस रागात्मकता को अवगत करने में एक छोटी सी कथा बहुत अच्छी सिद्ध होगी, इसलिए इस कथा को हम आपके सम्मुख बयान कर रहे हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध आख्यानकार बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरितम और कादम्बरी जैसे ग्रंथ लिखे, वे मृत्युशैया पर थे और उनका जो ग्रंथ था, दूसरा ग्रंथ कादम्बरी, वो अपूर्ण रहा था, पूरी तरह से उन्होंने नहीं किया पूरी तरह से, और अपूर्ण रह रहा था। इसलिए उन्हें लगा कि मेरी मृत्यु के बाद इसका काम पूरा होना चाहिए, इसलिए उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और सामने एक सूखा हुआ वृक्ष था, उसका वर्णन करने के लिए कहा। तो बड़े पुत्र ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। क्या कहा? शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, मतलब सूखी लकड़ी सामने खड़ी है। अब यहाँ देखिए, कठोर अक्षर, जो कठोर व्यंजन होते हैं, खास करके मूर्धन्य वर्ण होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए साहित्य में, लेकिन इसने कर दिया। शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, इसमें शुष्क में श षटकोण का, काष्ठ में श षटकोण का, और तिष्ठ में भी श षटकोण का, ये मूर्धन्य वर्ग है, ठ ठ भी मूर्धन्य वर्ग है, इसलिए इसमें कठोरता आ गई है। यानी जिसका अर्थ होता है सूखी लकड़ी सामने खड़ी है। बाणभट्ट को यह उच्चारण अच्छा नहीं लगा, तब उसने छोटे बेटे को सामने ला करके पूछा, भाई कह दो, ये सामने वृक्ष है, इसको आप क्या कहेंगे? तो उसने उत्तर दे दिया, नीरस तरुवर विलसति पुरतः, अर्थात नीरस वृक्षराज सामने शोभायमान हो रहे हैं। कादम्बरी को पूर्ण करने का काम बाणभट्ट ने अर्थात ही छोटे पुत्र को सौंप दिया, क्योंकि उसने शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे की जगह नीरस तरुवर विलसति पुरतः इस प्रकार से भाषा की सौंदर्यात्मकता को प्रकट किया था। अब इस कथा से यह सिद्ध हो जाता है कि दोनों पुत्रों ने एक ही बात कही थी, परंतु बड़े पुत्र ने रुक्षता का परिचय दिया और छोटे पुत्र ने भाव प्रवणता का परिचय दिया। इसी भाव प्रवणता के अनुसार उसके मुख से सरस शब्दों का रूप, सुगठित शब्द पदावली का निर्माण एवं अलंकृत शैली का व्यवस्थापन हुआ। बड़े पुत्र के मुख से वैराग्य झलकता है, तो छोटे पुत्र के वदन से रागात्मकता झलकती है। तो इस प्रकार से इस उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रागात्मकता अक्षुण्य साहित्य का भेदक लक्षण है। तो इस प्रकार से आज हम हमारा जो अंतिम टॉपिक था रस विचार, इसको पूर्ण किया, और बीच में जो हमारा एक भाग छूटा था, हालांकि वो पाठ्यक्रम में नहीं है इसलिए छोड़ दिया था, फिर भी अच्छा लगा, इसलिए इस भाग को, जिसको कहा जाता है कि साहित्य के भेदक लक्षण, इसको हमने आपके सम्मुख प्रकट किया है। आपकी परीक्षा के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के इस तासिका को हम परिसमाप्त कर देते हैं। जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।